डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बात हुई थी और मिरर पर बात हुई थी। अब जो है आज फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बात होगी कि प्लेन मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में कैसे प्रतिबिंब बनता है और कौन प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी पर बात होगी। तो सबसे पहले हम उठाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसमें क्या है कि ये प्लेन मिरर ले लिया, ये प्लेन मिरर है, जेड डैश, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है U और इस मिरर का पोल है P, ऐसा हमने मान लिया। तो इमेज को तो कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट, हमेशा वो काम करेगा, हर जगह काम करेगा। आप ऑब्जेक्ट से दो रे निकालिए, एक रे को पोल पर ले जाइए और दूसरे को पोल से अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ले जाइए। तो यहाँ से एक रे हमने कहा कि निकालेंगे और इसको पोल पर पहुँचाएंगे, और एक दूसरा रे भी निकालेंगे और ये पोल से अलग पहुँचाएंगे। तो वही कहा कि ऑब्जेक्ट से दो रे निकालिए, एक रे को पोल पर पहुँचाइए और एक रे को पोल से अलग पहुँचाइए। तो अब ये पोल पर आने वाला रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, यानी पोल पर आने वाला रे रिफ्लेक्ट होके आपको PM दिशा में चला गया। और ये जो OP डैश रे आया, OP डैश मान रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके आपको P डैश M डैश पर चला गया। इन दोनों रे को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये पीछे की ओर बढ़ाया और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों रे ये पॉइंट I पर डाइवर्ज हो गए। आपको बताया था कि आगे बढ़ के कटता है तो डाइवर्ज हुआ, पीछे बढ़ के कटता है, आगे बढ़ के कटता है तो कन्वर्ज हुआ, पीछे बढ़ के कटता है तो डाइवर्ज हुआ। और आपको
शॉर्ट में ये भी बताए थे कि कन्वर्ज होने से रियल इमेज बनता है, डाइवर्ज होने से वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए ये आई पर इमेज बना, ओ का इमेज बना आई पर, और ये आई जो है वर्चुअल इमेज है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यू द्वारा निरूपित करते हैं, और पोल से इमेज तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और भी द्वारा निरूपित किया जाता है। साइन सिंबल के हिसाब से चलते हैं, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चलते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है तो माइनस हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है तो प्लस भी हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का साइज हम HO मान लेते हैं। इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़िए या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़िए। इमेज ये वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का आकार यानी वस्तु का आकार, और इसके आकार को HI मानिए, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, जो बुझना है बुझ लीजिए। तो इसमें कुछ बातें आ रही हैं। नंबर 1 में आ रहा है कि इसमें इमेज सदा वर्चुअल बनता है। ये सब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह ज़्यादा ले लेगा और मोबाइल पर उतना आएगा नहीं। तो पहला नंबर में कहा कि वर्चुअल इमेज बनता है। इमेज क्या है, तो वर्चुअल है। और ये डिटेल देखना है तो आपको कहा था कि लेक्चर L1 और L2 के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिया गया है, हिंदी का भी और अंग्रेजी में भी, तो उसमें देख लीजिएगा, डिटेल लिखा हुआ है। नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट का आकार और इमेज का आकार आपस में बराबर होते हैं, अर्थात HO बराबर होता है HI। HO और HI यानी प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर ऑलवेज। प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार समतल दर्पण में आपस में सदा बराबर होते हैं। नंबर 3, इसमें बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी सदा बराबर होती है, यानी U और V सदा बराबर होते हैं, अर्थात P से O माइनस हटा के अगर 10 सेंटीमीटर है तो P से I भी 10 सेंटीमीटर है, अगर 20 सेंटीमीटर है तो दोनों 20 सेंटीमीटर है, अगर 30 सेंटीमीटर है तो दोनों 30 सेंटीमीटर है। वही कहा कि मॉडुलस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मॉडुलस ऑफ इमेज डिस्टेंस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर ऑलवेज। नंबर 4 में है कि एक व्यक्ति को, एक आदमी को अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी पैर के उंगली से लेके ये माथा तक का प्रतिबिंब एक आदमी को फुल साइज इमेज प्राप्त करना है। तो इसके लिए
मिरर का आकार कितना होना चाहिए। तो मिनिमम मिरर का आकार कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटा में कम से कम कितना छोटा होना चाहिए। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति को अपने शरीर का कंप्लीट इमेज प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले मिरर का आकार व्यक्ति के आकार का कम से कम 1/2 होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारा लेंथ 6 फीट है तो हमको अपने शरीर का पूरा इमेज देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो मिरर चाहिए उसका हाइट कम से कम हमारे हाइट का आधा यानी 3 फीट होना चाहिए। 3 फीट से कम नहीं हो सकता। 3 फीट से ज़्यादा जितना हो चलेगा, लेकिन 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए। और 5वां पॉइंट बोल रहे हैं कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ऐसा मान लिया कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ऐसे। तो अब क्या है कि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, यानी इसको नहीं बदला जाए, लेकिन परावर्तक पृष्ठ को मोड़ा जाए ऐसे, केवल परावर्तक पृष्ठ को रोटेट किया जाए। तो अगर इसको थीटा कोण से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से डिविएट हो जाता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि अगर परावर्तक पृष्ठ को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को 10 डिग्री के कोण से रोटेट कर दिया जाए तो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, अपने स्थान से 20 डिग्री विचलित हो जाता है। तो वही हमने कहा कि यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए परावर्तक पृष्ठ को थीटा कोण से रोटेट किया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से विचलित हो जाती है। नंबर 6 में बोल रहे हैं कि जैसे आप सैलून वगैरह में देखते हैं, मिरर सब इस तरह से सजाया रहता है कि आप उसमें जाते हैं तो आपके अकेले का कई ठो प्रतिबिंब दिखाई देता है, कई ठो इमेज दिखाई देता है। तो कब कितना इमेज दिखाई देता है, तो ये आपको कर लिया कि एक मिरर है AO और एक मिरर ये है। ये क्या है कि 2 मिरर ले लिया और इन दोनों मिरर के बीच आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। इसमें भी उसका इमेज बनेगा और इसमें भी बनेगा। तो इस इमेज की संख्या क्या होगी, यानी कितना इमेज बनेगा, 10, 5, 2, 1 क्या बनेगा। तो हम इमेज की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या मान लेते हैं n। तो इसमें 3 केस आपको बताएंगे। नंबर 1 यानी 6 नंबर का 1, तो ये बोलेंगे कि n बराबर
360/थीटा -1 when 360/थीटा इज इवन। यानी 360/थीटा का मान अगर इवन हो, सम हो, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो, तो 360/थीटा में से एक घटा देने पर इमेज की संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे as for example, आपको दिया हुआ है कि थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, देन n बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री का बना दिया जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो हम कह रहे हैं कि n बराबर 360/थीटा, थीटा के बदला में 30 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कट गया, 12 आ गया, कट के 12 आ गया, तो ये इवन नंबर हो गया। तो इमेज की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या 12 नहीं होगा, बल्कि इवन है तो एक घट जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब की संख्या 11 हो जाएगा। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं 6 का बी। यदि ये n बराबर 360/थीटा when 360/थीटा इज ऑड, यानी 360/थीटा का मान यदि ऑड हो, यानी विषम हो, अर्थात 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो प्रतिबिंब की संख्या उतना ही होगा जितना 360/थीटा का होगा। और क्या है कि 360/थीटा का मान ऑड होगा तो आपको जो है प्रतिबिंब की संख्या उतना ही होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, थीटा बराबर 72 डिग्री, देन n बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हो गया कि n बराबर 360/थीटा, यानी 360/72। तो 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, 72 पच्चे, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, 5 मरतबे कट जाएगा, तो इमेज की संख्या 5 ही होगा। ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं। जिस तरह से उसमें एक घटा दिए वैसे इसमें घटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि 5 का 5 ही रहेगा। और क्या हो गया कि एग्जाम्पल नंबर 6 का सी, n बराबर 360/थीटा when n बराबर 360/थीटा इज नॉट एन इंटेजर।
यानी 360 बटा थीटा पूर्णांक नहीं हो, भिन्नांक हो, दशमलव में आता हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में यूं तो कहा जाता है कि 360 बटा थीटा में से एक घटा लीजिए और घटाने के बाद जो आता है उसके जस्ट बाद वाला डिजिट प्रतिबिंब की संख्या होता है। यानी हम कहना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि 4.8 आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक घटा दीजिए तो 3.8 आ जाएगा। तो ये 3.8 के बाद वाला डिजिट 4 हुआ, तो ये प्रतिबिंब की संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि जितना आया उसके पॉइंट को हटा दीजिए, जो लेफ्ट में पॉइंट के लेफ्ट में बचा इमेज की संख्या उतना ही हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हेन थीटा बराबर 75 डिग्री, देन n बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी? तो हम कह रहे हैं कि n बराबर 360 बटा 75। काट दीजिए पहले, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 पचे 75 बराबर 24 बटा 5 बराबर 5 चौका 20, 4 24, 5 बटे 40। तो हम कह रहे हैं, अरे आपका बताया हुआ मेथड कह रहा है कि इसमें से 1 घटाइए और 1 घटाने के बाद जो आता है तो 3.8 के बाद कौन इंटीजर पड़ता है? तो 4, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 4। और हमने शॉर्ट में कहा कि नहीं, ये पॉइंट के राइट वाला दाहिने वाला हटा दीजिए और जो बच गया बामें वाला वही इमेज की संख्या होगी। अच्छा, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये प्लेन मिरर में जो फॉर्मेशन होता है, सो अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब। तो हमने ये कन्वेक्स मिरर ले लिया, ये z डैश कन्वेक्स मिरर हो गया। और क्या है कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और पुल हो गया, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए डैश रखा हुआ है। तो क्या कहा था हमने कि ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालिए, एक को पुल पर ले जाइए, एक को पुल से अलग ले जाइए। तो ये हमने पुल पर ले दिया रे को, ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला आया। और क्या है कि एक रे को ऐसे ले जा रहे हैं मिरर पर, इसको हमने PM मान लिया, इसको हमने P डैश माना हुआ है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला गया PM डैश दिशा में। अब ये दोनों रे को पीछे की ओर बढ़ाइए, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाइए, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाइए।
तो यहीं पर दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो यहीं पर आपको इमेज बी बी डैश बन जाएगा। ये इमेज बी बी डैश बन गया। और क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे लिया है, तो इसको अगर बहुत आगे की ओर बढ़ावें तो यहाँ जाके डाइवर्ज होगा, तो ये फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बात आपको दिख रहा है कि प्लेन मिरर द्वारा सदा वर्चुअल इमेज बनता है, उसी प्रकार से कन्वेक्स मिरर द्वारा सदा वर्चुअल इमेज बनता है। दूसरी बात, इसमें साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में बराबर होते हैं। इसमें प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में बराबर नहीं होते हैं, बल्कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है, मिरर के पोल और फोकस के बीच में बनता है। अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर, कनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसमें स्थान बदल जाता है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति और आकार दोनों बदल जाता है, नेचर और पोजीशन दोनों बदल जाता है। इसमें 6 केस आएंगे। तो केस 1, केस 1 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है। तो ये हमने ले लिया कनकेव मिरर जेड जेड डैश, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और पोल ले लिया, और वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ से चलने वाली एक किरण को तो पोल पर ले गए और दूसरे किरण को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ले गए। दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अनंत पर है, यानी चांद सूरज सितारे हैं। यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, और दोनों के दोनों कन्वर्ज हो जाएंगे। तो अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर कन्वर्ज होते हैं। तो ये मिरर का फोकस हो गया F, और ये इमेज बन गया आपको बी बी डैश। तो क्या हो गया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो कनकेव मिरर द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और क्या हो गया कि केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and center of curvature, यानी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अर्थात
वस्तु को थोड़ा आगे कर दिया, अनंत से खिसका दिया मिरर की ओर। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपको मिरर हो गया जेड जेड डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस और पुल हो गया, और मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और मान लेते हैं कि ये फोकस हो गया, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है ए डैश, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भीतर बीच में रखा गया है। तो इसका भी तो आपको कहा कि एक रे आपको सीधे यहाँ पर चला जाएगा पुल पर, और एक रे को कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ये आपको बिंदु पी डैश पर। अब क्या है कि ये भी रिफ्लेक्ट होगा और ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो ये तो पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए निकलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से यानी फोकस से होते हुए निकलेगा। ये फोकस से, चूंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए फोकस से निकलेगा, और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर पहुँच गया, दोनों कन्वर्ज हो गए, और कन्वर्ज हो गए तो रियल इमेज बनेगा। ये इमेज आपको बी बी डैश हो गया, रियल इमेज बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, और ये अनंत वाला इमेज से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी जैसे जैसे मिरर की ओर बढ़ेंगे इमेज मिरर से दूर की ओर हटेगा और उसका आकार बड़ा होता जाएगा। केस थर्ड, when object is on सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, वक्रता केंद्र पर है, यहाँ पर है। तो अब क्या है कि ये तो आपको हो गया मिरर, कनकेव मिरर जेड जेड डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस और पुल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहीं पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए डैश। तो इसका इमेज बनने के लिए एक रे तो ऐसे जाएगा ही पुल पर, और एक रे को पहुंचा दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। अब क्या है कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे आ जाएगा। तो ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये मिरर का फोकस हो जाएगा। अब ये किरण रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होके आपको आ जाएगा यहाँ पर, और कन्वर्ज होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा बी बी डैश। तो ध्यान रखिए कि इस अवस्था में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केस 4, when object is between
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यानी थोड़ा और आगे बढ़ा दिए मिरर की तरफ, तो ये आपको हो गया मिरर जेड डैश। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और पुल। ये हो गया आपको फोकस। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट को अब यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर रख दिया, ए डैश। तो इसका इमेज बनने के लिए एक रे तो यहाँ पर ले गए और एक रे तो यहाँ पर ले गए, और ये रिफ्लेक्ट होके आपको ऐसे चला आया, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला आया और कन्वर्ज हो गया, तो इमेज यहाँ पर बन गया बी डैश। तो क्या कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस। जब वस्तु फोकस पर हो, यानी यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, तो ये आपको मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस और पुल हो गया, ये फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट ए डैश को यहीं पर रखे हैं फोकस पर, तो एक रे तो ऐसे जाएगा ही जाएगा, एक रे ऐसे मिरर पर पहुंचेगा, यानी कि बिंदु पी डैश पर पहुंचेगा। ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल आया, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल आया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं, यानी प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। अब पता नहीं ये आ रहा है यहाँ पर कि नहीं आ रहा है, लेकिन यही पर बनाते हैं। केस 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पुल। जब वस्तु फोकस और पुल के भीतर है, फोकस और पुल के बीच में है, तो ये हो गया आपको मिरर। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और पुल। ये हो गया फोकस और ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर रखा हुआ है। इसी का इमेज बनाना है। तो क्या है कि यहाँ से एक रे ऐसे आ गया और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला गया, और एक किरण यहाँ पर आपतित हो गया और रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गया। अब क्या है कि इन दोनों रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं दोनों रे को,
तो ये दोनों रे यहाँ पर डाइवर्ज होते हैं और इमेज यहाँ पर बन जाता है, यानी बी बी डैश। ये इमेज वर्चुअल होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपसे पूछे कि किस मिरर द्वारा वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा सभी मिरर द्वारा, तीनों द्वारा। प्लेन मिरर द्वारा भी वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है, कन्वेक्स द्वारा भी प्राप्त होता है, कॉनकेव द्वारा भी प्राप्त होता है। लेकिन एक बात और याद रखना होगा कि प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर होता है। कन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, और कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। हो सकता है कि वो लास्ट वाला फिगर आपके मोबाइल पर नहीं आया हो। अगर नहीं आया होगा तो कल उसको, केवल उसको 6 नंबर को बना देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कल संभवतः आपका ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। रहने दीजिए इतना ही। और हमने कहा था कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, बस आपका हेल्प करना चाहते हैं। और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इस चैनल को भेजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सर्च करने के लिए कल भी हमने कहा, परसों भी कहा कि फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर, फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर करके सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, दुआ दीजिए।